42 साल की कांग्रेस की राजनीति में मैंने मूल्यों की राजनीति की है। कभी अपशब्द किसी के बारे में, घटिया बात आजकल का तो और आपके इलाके में तो काफी चलती। मैं तो 2 साल से इस बात को कह रहा था। मैंने कहा आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन ये साथ है तो डबल नुकसान है। मैंने कहा ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो आपका नुकसान राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं और दूसरा ये पैसे कमा रहे हैं और बदनामी आपकी हो रही है कि अगर आप इनसे अपना समझौता बना के रखोगे तो फिर मैं और हमारे साथी हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। उस विचारधारा में तो वैसे नहीं पलट सकता आदमी। अब बीजेपी में तो वो कहते हैं सब कार्य करता है। अरे मैंने कहा 50 साल हो गए हम कार्य करता ही रहेंगे, ये कोई बात है? वो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि हमारे सिस्टम में कोई बड़ा नेता उभरे। मैं इंद्रजीत एक मीटिंग में गए गुड़गांव और मैं तो 15 दिन हुए थे, इंद्रजीत तो फिर भी पुराना था। इंद्रजीत सामने वाली कुर्सियों पे बैठा रहा, उसने मेरे को इशारा किया तो मैं उसके पास बैठ गया जाके। कहने कहाँ जा रहा था? मैंने कहा यार ऊपर। मैंने अपना नंबर लिए यार। और मैंने कहा ये जो बैठे हैं ये कौन है? कहता मेरे को भी नहीं पता कौन है। तो ये एक वजह है। नमस्कार, कनेक्टिंग हरियाणा के साथ आप हैं संजय ढांडा और मेरे साथ आज बैठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा की जहां तक राजनीति की बात करें तो बड़ा खास एक अहम रोल इनका रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बीरेंद्र सिंह से चौधरी बीरेंद्र सिंह और पॉलिटिक्स में किस तरीके से आए, एक बार आपको बचपन की तरफ लेके चलेंगे और तो शुरुआत करेंगे। बचपन से तो अब यानी पदार्पण हुआ है नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ राजनीतिक सूझबूझ ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई, राजनीतिक सूझबूझ भी बढ़ती गई और ये भी लगता था किसी न किसी समय पे राजनीति में सक्रिय रूप से आना पड़ेगा। वो मैं आया भी और जब मैं 25 साल का था तभी मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं विधायक के रूप में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया और मैंने चुनाव लड़ा। और वो 1972 की बात है और अब 2024 है तो 52 साल का राजनीतिक अनुभव और वो भी सक्रिय राजनीति का, चुनावी राजनीति का। तो वो है काफ़ी कुछ देश की राजनीति समझने, विभिन्न राजनीतिक दलों की सोच और इस व्यवस्था में प्रजातंत्र, भारत का संविधान, हमारी आज़ादी बोलने की, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय तक जानने का मौका मिला है। राजनीतिक पार्टियों का भी दृष्टिकोण क्या रहा या क्या आगे होना चाहिए, इस बारे में भी काफ़ी जानकारी मैंने हासिल की है। और ये सही है कि कहीं ना कहीं मौका मिलता है, कोई पूछता है तो मैं सलाह के रूप में, कोई ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को विशेष रूप से सलाह दूं। कोई भी राजनीतिक सलाह सिर्फ यहाँ तक नहीं, किसानों का संघर्ष हुआ उसमें भी जो विषय किसानों के थे उनको भी सलाह भी वो लेते थे और मैं अपनी बात भी उनको बोलता था कि मैं ये सोचता हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। युवा वर्ग के लिए भी मैंने बहुत सालों काम किया है। मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा आज से 44 साल पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। राजनीति के खिलाड़ी होने के साथ साथ मैं जहाँ तक मुझे पता चला है, जो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा सर्च किया है, तो एक आप एक अच्छे खिलाड़ी भी आप रहे हैं, एथलीट भी आप रहे हैं और क्रिकेट आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल रहा है। तो वो उन दिनों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्रिकेट की खास बात। वनडे पसंद है या? वनडे तो हमारे टाइम में होता ही नहीं था, ये तो बाद की पैदाइश है। हमारे टाइम में तो साधारण मैच 3 दिन का होता था और टेस्ट मैच 5 दिन का होता था। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का 1970-71 में नहीं 1969-70 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का क्रिकेट का कैप्टन भी था। हमारे टाइम में बोलते थे हॉप स्टेप जंप, अब बोलते हैं ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट।
ये दो मेरे पेट इवेंट थे। पोल वॉल्ट में तो मैं जो इंटर यूनिवर्सिटी होती है एथलेटिक्स की, उसमें भी हिस्सा लेने गया था। क्रिकेट के मैच आज भी चलते हैं टीवी पे, तो देखते हैं? हाँ, देखता तो हूँ, लेकिन अब खेल नहीं सकता। जो T20 आया है, आप कई प्रकार और मशीन गनर वो कैसे एग्जांपल देते हैं? हाँ T20 और टेस्ट क्रिकेट मैच। हाँ, ये है टेस्ट क्रिकेट एक अपना एक शैली है जिसको सही क्रिकेट बोला जाता है, और T20 और ODI वनडे इंटरनेशनल ये दूसरी पद्धति के खेल हैं, और इसमें क्रिकेट कम है और मनोरंजन ज़्यादा है। ठीक है ऐसा। राजीव गांधी का काफ़ी विश्वास आपने जीता, विश्वास पात्र रहे हैं। पहली मुलाकात राजीव गांधी से कब और किन हालातों में, किस प्रकार का अनुभव हुआ था? देखिए, 1980 में संजय गांधी जी की हवाई हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उन दिनों में हम युवा कांग्रेस में सक्रिय थे, और मेरे मित्र भी हैं, और विनोद शर्मा जी वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे उन दिनों में जब संजय जी की मृत्यु हुई। और उसके बाद हम एक दिन इंदिरा जी से मिलने गए। हम 4-5 लोग थे युवा कांग्रेस के, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, आनंद शर्मा थे, विनोद शर्मा थे, मैं था, एक रामचंद्र रथ उड़ीसा के होते थे, वो हमारे अध्यक्ष भी होते थे युवा कांग्रेस के। उस दिन इंदिरा जी ने ये कहा कि भाई राजीव जी को आप मिल के कहो कि संजय के जाने के बाद मैं इतना काम संभाल नहीं सकती, अगर वो मेरी मदद करें तो मेरा काम, राजनीतिक काम और दूसरे काम आसान हो जाएंगे। और इस चीज़ को देखते हुए हमने उनसे समय मांगा, और ये बात है 1980 के आखिरी महीनों की, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, क्योंकि जून में संजय जी की हवाई घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। तो वो मेरी पहली, हम सब साथी थे, पहली मुलाकात थी, और बड़ी उसमें भी ये था कि जब हम मिलने के लिए बैठे थे तो काफ़ी देर के बाद हमने पूछा कि भाई मिलना है, तो उन्होंने, उनके स्टाफ ने बताया कि कुछ महिलाएं जो हैं वो मिल रही हैं उनसे, एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस लगा लो या उनके जो, क्योंकि वो इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे, तो उन्हीं दिनों में उन्होंने इंडियन एयरलाइन छोड़ी थी, तो वो उनसे मिलने आए हुए थे, उनका आगे का भविष्य, उसके लिए अच्छी भावनाएं लेके, गुड विशेस के साथ। तो फिर हम जब गए तो हमने बात शुरू यही की कि इंदिरा जी को आप साथ दें, आज वो इस स्थिति में है कि अकेली वो सारा भार नहीं संभाल सकती। तो उन्होंने बीच में ही पूछ लिया कि तुम क्या पियोगे। अच्छा। तो वो खुद उन दिनों जो भी कैंपा कोला या कोका कोला पी रहे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया जी हम भी ठंडा पी लेंगे। अच्छा। तो जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने मेरा पांव दबाया नीचे नीचे, और फिर वो बोलना शुरू कर, नहीं जी चाय नहीं पीते हम, ना वो ठंडा नहीं पीते, चाय पियेंगे। चाय क्यों? तो जब हम बात करके निकले तो मैंने कहा भाई, मैंने तो ठंडे के लिए कहा था कि ना यार तेरे को पता होना चाहिए, चाय तो बनेगी, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट में हम पियेंगे, ठंडा तो तैयार है, आएगा, समय भी नहीं मिलेगा बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है। ये तो हमने काफ़ी बातचीत की उनसे, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी बातचीत से हमने ये परिणाम निकाला कि वो हमारी बात पे विचार कर भी रहे हैं, और शायद और जल्दी फैसला ले लें, और ये फैसला हुआ भी फिर। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं, और पहला उनका कदम जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज
और वो भी युवा कांग्रेस के बड़े। और मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि उन्होंने 2 पहली नियुक्तियां की 2 राज्यों के युवा कांग्रेस के अध्यक्षों की। एक मध्य प्रदेश के मिस्टर बैरागी थे, मोहन बैरागी, और एक मैं। तो मोहन बैरागी को तो 1 महीने के बाद हटा दिया गया, क्योंकि उनके जो विरोधी थे उन्होंने कहा ये तो 38 साल का है, 35 साल से ऊपर के को। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 34 थी। 34। और मैंने भी राजीव जी को ये कहा था कि मैं बन तो जाऊंगा, अभी मेरे 6-7 महीने बाकी हैं। हाँ। लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कहने लगे नहीं, जब तक चुनाव नहीं होते तुम ही रहोगे। तो 1982 के चुनाव तक मैं ही रहा, 80 से लेके, और चुनाव के बाद भी। और वो भी बड़ी दिलचस्प घटना है कि चुनाव के बाद हम चुनाव जीते, और एक युवा कांग्रेस के मेरे जनरल सेक्रेटरी थे निर्मल सिंह, वो भी जीते। और फिर एक दिन निर्मल सिंह ने कहा कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, आप मेरी सिफारिश करो। तो हम गए और वहाँ पता लगा कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तो और कोई घोषित हो गया। हमने गुलाम नबी साहब को पकड़ा, वो अध्यक्ष थे हमारे, और हमने कहा कि निर्मल सिंह MLA भी है और इसकी काम भी इसने अच्छा किया। तो हमने निर्मल सिंह को कागजों में सुधार करके अध्यक्ष घोषित कराया। तो ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही हो। हाँ। 1984 की बात याद आई तो आपने हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, और उस वक्त आपके सामने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी थे। हाँ। कैसा इलेक्शन था, किस प्रकार का? इलेक्शन तो 2 ही इलेक्शन ऐसे देखे हैं मैंने, एक 1984 का और एक 2019 का। एक में मैं जीता, एक में मेरा बेटा जीता, और हम एक गांव के 3 MP बने हैं अभी तक। अच्छा। इंदर सिंह शौकत मेरे परिवार के थे, जनता पार्टी से, और फिर मैं, और फिर मेरा बेटा। हम तीनों को 50% से अधिक वोट मिली है। इस 1952 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 8 ऐसे MP बने हैं, लोकसभा के सदस्य बने हैं, जिनको 50% से ज़्यादा वोट मिली। उसमें 3 हम एक गांव के। जयप्रकाश जी के सामने भी इलेक्शन आपने लड़ा? हाँ, वो 1989 का इलेक्शन था। उसमें मैं कांग्रेस से था, और वो उनकी देवीलाल जी की पार्टी थी, उनसे थे वो। और चुनाव मैं जीत रहा था, 3 दिन पहले चुनाव बदल गया। अच्छा। वोट पड़ने से। वो शायद आप तो बहुत छोटे होंगे, या मेरा 84 का है। हाँ, जो आपने इलेक्शन लड़ा चौटाला के साथ। नहीं, वो इसका मतलब आप 5-6 साल के थे उस वक्त। तो उस वक्त ये था कि देवीलाल जी के मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को हटा दिया गया। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि उन्होंने इस्तीफे दिए, और वो बात उभर के ये आई कि कृपाराम पूनिया, परमानंद जी हमारे जीन से ही थे, और एक और 3 लोग थे। उन्होंने ये कहा कि देवीलाल जी का राज जो है वो तो जाटवाद का राज है, और इसलिए हमने इस्तीफा दिया। अच्छा। जिस दिन ये बात कही, मेरा ये जो गांव है 5 बजे का वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ के चौपाल में। अच्छा। खरकड़ा या खरकड़ी गांव है। कौन से गाँव? हिसार में? हिसार में। खरकड़ा बाटल ना, खरकड़ी। अच्छा। खोखा खरकड़ी। खोखा खरकड़ी। हाँ। तो वहाँ से अगले गांव में मैं गया, तो वो शायद खोखा था। खोखा खरकड़ी। तो वहाँ मैंने भाषण जब शुरू किया, तो वहाँ के सुनने वालों का मूड वो नहीं था जो मेरे प्रति एक उत्साह था। अच्छा। और मैंने जब अपना भाषण ख़त्म किया, तो जो मेरे साथी थे, मैंने उनको कहा कि भाई वो जो 3 मंत्रियों की जो उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उससे लगता है कि अपना काम बिगड़ गया। ठीक बात है। क्योंकि एकदम टोटल जो गांव का जाट वोटर था, उसने अपना गियर ही बदल दिया। अच्छा। वो सब देवीलाल जी के
इस एक बयान पे, और मैं वो 40-45 हज़ार वोट से चुनाव हार गया मैं। लेकिन मैंने 3 दिन पहले अपनी हार मान ली थी कि ये चुनाव हम जीतने जा नहीं रहे। अच्छा। और जो मैंने आपको बताया 2019 का और 1984 का, वो चुनाव ऐसे थे जो एक तरफा थे। एक तरफा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना छोटा देखा, ना बड़ा देखा, एक ही बात पे कि इंदिरा जी की कुर्बानी। ठीक बात। और दूसरा इलेक्शन कि देश को बचाना है, कौन बचाए? नरेंद्र मोदी। तो ये 2 ऐसे इलेक्शन थे जिसमें जात पात धर्म कुछ नहीं था। ठीक बात है। तो ये ऐसे थे। बिल्कुल। और इन दोनों में मैं भी जीता और ब्रिजेंद्र सिंह जो मेरा बेटे वो भी जीते। ठीक बात। एक तो आप राजीव गांधी से मुलाकात करी आपने, फिर जब आप बीजेपी में गई या जाने से पहले की बातें, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात और वो मुलाकात वो किस प्रकार से अलग लगी आपने, और उनकी जो मुलाकात थी नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो कैसी थी? नहीं, एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये शायद मैंने कहा भी है कि कांग्रेस छोड़ने से पहले मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिला था और वो नहीं चाहती थी कि मैं बीजेपी में जाऊं। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर कांग्रेस में कोई आपको लगता है कि कोई आपसे नाइंसाफ़ी भी हुई है तो आप अपनी अलग पार्टी बना लो कोई। अच्छा। अब अलग पार्टी तो मैं बना सकता था, लेकिन इलेक्शन के 3 महीने थे और फिर पैसा भी चाहिए, तो पैसे का तो कोई साधन मेरे पास था नहीं। आप अलग पार्टी बनाने के वैसे फेवर में कम रहे हो? नहीं, बनाई हमने ये तिवाड़ी कांग्रेस, और तिवाड़ी कांग्रेस भी 6 महीने पहले, और हमने 3 MLA बनाए, जबकि सारी 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस के तो बने 9 और हमारे बने 3, जो 3.25 महीने पहले की पार्टी थी। और 6 लोगों को दूसरा स्थान भी मिला, जिसमें ये प्रोफेसर वीरेंद्र और ये लोग भी थे। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि सोनिया जी से मिलके गए? सोनिया जी से मिलके गया और सारी बातों का मैंने मोदी जी से भी जब बात की, मोदी जी ने मुझे अलग से बुलाया। अच्छा। जिस दिन मेरी शपथ ग्रहण था सारे मंत्रिमंडल का, 8 लोगों का उस दिन शपथ ग्रहण था। उसमें तो उन्होंने कहा कि चाय पे, तो 5 बजे शपथ ग्रहण था, 11 बजे मैं मोदी जी से मिला और मोदी जी को मैंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी से मिलके और उनसे बात करके, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ। ठीक। और बातों का सिलसिला यहाँ तक भी चला। मैंने कहा मैं कभी भी नीतियों के खिलाफ तो बोल सकता हूँ, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ, खास तौर पे राजीव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ मैं कोई स्टेटमेंट को टीका टिप्पणी मैं कभी नहीं करूँगा। और हाँ, पार्टी की नीतियों पे मेरे मतभेद हो सकते हैं, और वो तो आपने देखा होगा जब मैं बीजेपी में था तब भी नीतियों पे तो तब भी मैं खुल के बोलता था। तो खैर ये लंबी बात थी। और मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? इंट्रोडक्शन वो भी मज़ेदार है। वो कहने लगे कि आप कितने साल से राजनीति में? अच्छा। मैंने कहा जी 42 साल। तो कब से? मैंने कहा शायद आप उस वक्त कॉलेज में होंगे। अच्छा। 1972 में पहला चुनाव लड़ा था। तो खैर बातें होती रही, और फिर मैंने ये कहा, मैंने इस देश के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें मैंने टिकटों का वितरण किया, और कांग्रेस के महामंत्री के रूप में, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, और 2 बार महाराष्ट्र की टिकटों का 2 बार वितरण करना। और मैंने कहा
वहाँ तो टिकट लेने के लिए रिश्वत कोई बैग में या अटैची में नहीं, उसके लिए तो बड़ा ट्रंक लेके जाते हैं लोग। तो लेकिन मैं राजनीतिक तौर पे इस बीमारी से दूर रहा हूँ, इसलिए मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा। और फिर मैंने कहा कि दिल तो मेरा भी कई बार करता था, मैं भी समझता था भाई पैसे के बगैर राजनीति नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी मान्यताएं थी जिनसे मैं दूर नहीं हटता था। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि मैं अगर भ्रष्ट राजनीतिक कहलाऊंगा तो लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे नाना दीनबंधु छोटूराम जी को ये कहेंगे कि इसने अपने नाना का नाम भी भ्रष्टाचारी बन के डबो दिया। ठीक बात। तो प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये पता लगा कि मैं आई एम ग्रैंड सन ऑफ सर छोटूराम। मैंने उनको बताया, मैंने कहा उनकी कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी और मेरी माता बड़ी थी, छोटी मेरी मौसी थी, वो जन्म से अंधी थी, तो उनको तो कुछ औलाद या और कोई बात थी नहीं। मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरे नाना छोटूराम जी। तो तब उन्होंने कहा, मैं तो सोचता था कि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, ये तो नई बात है। फिर उन्होंने खुद एक किस्सा सुनाया हरियाणा का। कहने लगे कि जब मैं कभी 5 साल तक प्रभारी रहा हरियाणा पंजाब का बीजेपी का, और जब कभी भी प्रवास पे मैं जाता था तो जो हमारा मुख्यालय था उसमें जो लीडरशिप थी हमारी पार्टी के बड़े लीडर, उनसे मैं आदेश लेने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, कोई आपके आदेश, कोई आपकी सोच, कोई आपकी सलाह, तो वहाँ की लीडरशिप ये कहती थी कि हरियाणा पंजाब के किसी गांव में भी जाओ तो आप 3-4 बार अपने भाषण में छोटूराम जी का नाम जरूर ले देना। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि किस प्रसंग में, कि प्रसंग कुछ भी हो, नाम लेना जरूरी है। तो वो इस बात से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए जब मैंने उनको ये कहा कि छोटूराम जी की एक 64 फुट ऊंची मूर्ति उनके गांव में हम लगा रहे हैं, छोटूराम विचार ट्रस्ट के लोग, गढ़ी सांपला, तो हाँ गढ़ी सांपला में, तो मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि आप उसका अनावरण आप करें। तो वो कहने लगे ठीक है। फिर उसमें समय बहुत लग गया, 2 साल से ऊपर लग गए। अच्छा। तो 2 बार पूछा मेरे से कि भाई वो कितना कब करा रहे हो? तो मैंने कहा जी हो जाएगा। तो कहते कि मैं खुद इस बात के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उस मूर्ति का अनावरण करूँ, क्योंकि मैंने उनके किस्से बहुत सुने हुए हैं। ठीक बात है। तो ये सारी बातें राजनीति में होती हैं और मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि 42 साल की कांग्रेस की राजनीति में मैंने मूल्यों की राजनीति की है। कभी अपशब्द किसी के बारे में, घटिया बात, आजकल का तो और आपके इलाके में तो काफी चलती हैं ये बातें। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि मैं 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वहाँ भी मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ। मैंने कभी राजीव जी के सम्मान में, कभी श्रीमती सोनिया गांधी के सम्मान में बातें अच्छी कही, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात से कुछ चिंता भी होती हो कि भाई ये तो और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल के राजनीतिक जीवन में जो मैं बीजेपी में रहा हूँ, किसी नेता के बारे में गलत बात मैं कभी नहीं। ठीक बात है। अच्छा, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, भाजपा में जो समय आपने बिताया, उसके पीछे जब आप सोनिया गांधी से मिलके गए तो एक नाराज़गी जो अक्सर आप बताओ हो
कि जो एक चिट्ठी आपके पास आई थी और बड़ा उस वक्त मतलब पूरी तैयारियां चल रही थी, मिठाइयाँ भी बन रही थी, वो जो किस्सा था? वो तो अब क्या कई बार हो गया। अब हम वापस भी पार्टी में आ गए। उसी बिना पे हमने पार्टी छोड़नी भी पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने आप को काफ़ी उसका कारण है। कारण ये नहीं है कि मैं मंत्री समय पे इनकार कर दिया, मंत्री नहीं बना सके मेरे को या नहीं बनाया। मैंने ये बात सोनिया जी को भी कही। मैंने कहा मैं मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा, मेरे हरियाणा में, मेरे साथियों में और हरियाणा की जनता में और देश में भी एक बात है, और वो ये है कि वीरेंद्र सिंह श्रीमती सोनिया गांधी के या राजीव गांधी जी के समय में उनके साथ बहुत नज़दीकी के उनके संबंध रहे हैं और एक दूसरे में विश्वास। मैंने कहा आज वो जो मेरी बात लोगों में थी वो खत्म हो गई। ठीक बात है। प्रश्न चिन्ह लग गया मेरे को इस बात की तकलीफ। और मैंने कहा कि आप मंत्री ना बनाने की बात छोड़िए, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार हरियाणा में आओ, मैं एक बड़ी रैली करूँगा अपने साथियों की, और उसमें जब आप आएंगी तो ये जो भ्रम है या ये गलत एक प्रचार हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक बात है। और वो मान गई और हमने तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन उस समय लोगों के मन में ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से ये सब मेरे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो ये बात सोनिया जी के नोटिस में आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आऊँगी और मुख्यमंत्री भी आएंगे। मैंने कहा हाँ जी आएंगे, और लोग नाराज़ हुए। मैंने कहा हाँ नाराज़गी तो है। तो मैं शायद वो कुछ और आगे बोल दी। मैंने कहा नहीं जी आप मत आओ, हम कोई ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करना चाहते। तो मैंने खुद कहा कि मत आओ आप। और फिर आखिरकार बात ये हुई कि कांग्रेस के दो बड़े लीडर वहाँ आ जाएं और वो अपनी बात कह जाएंगे। मैं समझ गया था उनकी भावना को भी और मैं जनता के भी मूड को। तो इसलिए फिर वो अपने दिग्विजय सिंह वो आए और वहाँ बहुत बड़ी हमारी जनसभा हुई और वो सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि राजनीतिक तौर पे कुछ आदमी को अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखनी चाहिए जिससे कि लगे कि ये छोटे ख्याल का आदमी नहीं या छोटी बातों के लिए नहीं। ना तो सोनिया गांधी आए और मैं ये समझूं कि ये आ गई तो तेरा बेड़ा पार और वहाँ दंगे फसाद हों किसी के साथ आने की वजह से। तो मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि नहीं आप मत आओ। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ज़रूरी इसलिए भी हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, कोई एथिक्स होने चाहिए, कोई मॉरलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर नहीं रही तो प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। ठीक बात। अच्छा ये सब हो गया, 10 साल बीजेपी में ठीक ठाक चले। इलेक्शन का जो टाइम था लोकसभा का, उसके आसपास जब आपने कांग्रेस को रिज्वाइन करा परिवार के साथ में, विजेंद्र सिंह एमपी थे और इन हालातों में, तो ये फैसला जो था, जैसे भी आम पब्लिक ये सोचती है कि भी उनका जो नेता है वो सोचते हैं, मन में ये बात आती है कि भी ऐसे समय में पार्टी का परिवर्तन करना क्या सही रहता है? दोनों बातें हैं। ये परिवर्तन तो बहुत पहले भी हो सकता था। ये मेरे कुछ साथी हैं, इनसे भी आप पूछो, मैं बहुत दिन से और 2 अक्टूबर 2023 को जो जींद में हमने रैली की उसमें सभी को ये था कि हम कांग्रेस में आने का आज ऐलान कर देंगे। मैं एक बार मेरे क्वेश्चन को कट कर रहा हूँ। नहीं, वो ये है कि बीजेपी में जब आप थे लास्ट में, क्या ऐसा डिसीजन था जिसे जो आप मतलब बार बार उनको कह रहे थे कुछ और वो चीज़ें नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फिर आपने उनका समय निकल गया और आपने अपना डिसीजन ले लिया, फिर बाद में फ़ोन फान लिया? ये बातें तो देखो 2 अक्टूबर की रैली में फिर मैंने ये अपना
विवेक से ये सोचा कि मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में कुछ निहित स्वार्थों की वजह से अगर मैं पार्टी छोड़ूंगा तो लोग में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और फिर लोग ये भी कहेंगे यार 42 साल कांग्रेस में रहा, अब वहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से भी भागने की तैयारी। तो पॉलिटिकल फील्ड में ये छोटी बातें समझी जाती हैं। चर्चा का जब विषय होता है ना तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता था, इस चीज़ से दूर रहना चाहता था। लेकिन मेरा अपना ये मानना था, जिसको मैं शुरू से मान रहा था, कि भारतीय जनता पार्टी की जब कार्यशैली मैंने देखी तो मुझे पाया कि मैं इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ सकता। और उसका सबसे बड़ा कारण आइडियोलॉजी में कितना फर्क आपने महसूस किया? मैं जब मिला था तब तो ये समझता था कि आइडियोलॉजिकली ठीक है, दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होगा, एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जब मैं जाके देखा तो आइडियोलॉजी में, विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है, और उस बहुत बड़े अंतर का परिणाम आपने देख लिया 2024 का, ठीक, ये लोकसभा का चुनाव। यानी कौन आदमी है इस देश में जिसको ये नहीं लगता कि मेरे को बोलने का अधिकार तो होना चाहिए? ठीक बात है। लोगों को लगने लगा था कि शायद बोलने का अधिकार भी ना रहे, संविधान की धाराओं के साथ खिलवाड़ ना हो, और जिसको हम ये बोलते हैं कि जो हमने एक समाज के एक विशेष वर्ग को, शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई हैं, उनको रिजर्वेशन दी है, यार वो हिंदी क्या होगी, आरक्षण, आरक्षण दिया है शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को, और अब तो ओबीसी को भी है। तो ये लगता था कि कहीं ये ना छिने, और छिनने के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं प्रजातंत्र के लिए, उसको देखते हुए देश के लोगों ने ये मान लिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक दल लड़ाई लड़े ना लड़े, राजनीतिक दल इकट्ठा हो ना हो, राजनीतिक नेता तैयार होना हो, लेकिन इस देश का मतदाता इस बात के लिए तैयार हो गया कि हम नहीं, ऐसा हम संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हम अपना जो स्वतंत्रता है हमारे को, राइट टू स्पीक, उसको नहीं जाने देंगे, हम अपने देश की अखंडता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही परिणाम हुए कि लोगों ने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने। ठीक बात है। जब ये जो किसानों का मामला चल रहा था उस वक्त आप बीजेपी में थे, तो आपने उनके लिए मतलब किस प्रकार की बातें वहाँ पर रखी थी, और आपको शायद इसके लिए उन्होंने नॉमिनेट भी किया था मध्यस्थता के लिए? नॉमिनेट तो क्या, ऐसे था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, कि जो बहुत से किसान नेता जब इनिशियली जब किसानों का धरना शुरू हुआ, वो पंजाब का किसान था जिसने इनिशिएटिव लिया, प्रेरणा तो वहाँ से आई, और लड़ाई में वो आगे आए, तो हरियाणा के किसान को भी फिर ये महसूस हुआ कि ये लड़ाई हमारे हितों की है, देश के किसानों के हितों में लड़ना चाहिए, मिल के लड़ना चाहिए। ठीक है। तो हरियाणा पंजाब के किसान और कुछ उसमें लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप इस पार्टी को छोड़ दो और किसान की लीडरशिप करो, किसान को आप पे भरोसा है, यकीन है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी 400 यूनियन है, पहले तो 400 से ये करवाओ कि भाई हम सब एक हैं। ठीक बात, इकट्ठे हो। हाँ, और मैंने कहा फिर आपने अब एक 40 की संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। मैंने कहा वो अगर ये कहे कि वीरेंद्र सिंह आए और हमारे साथ जुटे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि किसान के स्वभाव का हिस्सा नहीं है ये, वो संघर्षशील तो जरूर है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता को कभी उसको ये नहीं सौंपता कि लो चलो हम। तो ये कहीं ना कहीं एक ताकत है तो ये कमजोरी भी है, और इसी का परिणाम है कि लड़ाई लड़ी गई
और संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चा भी संभाला। और फिर आखिरी दिनों में जब 3 महीने बीत गए, डायलॉग खत्म हो गया। 6 महीने तो डायलॉग चला, 6-8-7 महीने, फिर 3 महीने किसानों से बात करनी बंद कर दी सरकार ने। तब कुछ संयुक्त किसान मोर्चा के साथी मेरे पास आए, तब कहने लगे भाई वीरेंद्र वो तो बात बनी नहीं, एक काम तो करो। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि 3 महीने से सरकार बात ही नहीं कर रही और हम भी ये समझते हैं कि ये स्थिति अच्छी नहीं, आप कुछ ना कुछ बात। मैंने कहा ठीक है। तो जो तोमर जी थे कृषि मंत्री, और उनकी एक टीम थी जो नेगोशिएट कर रही थी, जो बात कर रही थी, जो 12-13 राउंड चले भी थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बात करो। वो कहने लगे बात कर लेंगे, लेकिन हम अब बैकडोर से बात करेंगे। उनका मतलब ये था बैकडोर से किसान हमारे से बात करें और कुछ हल निकल जाएगा तो फिर हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे डेट बात करने की, वो ऑफिशियल होगी। मैं उनको कहा, वो मान गए कि चलो कोई नहीं, हम तो बैकडोर से भी तैयार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई अब अपनी मांग बताओ। दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि और बातें तो होती रहेंगी, नहीं होंगी, कब होगा देखा जाएगा, कम से कम एमएसपी के बारे में कानून बनना चाहिए, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है। ठीक बात। मैं इस बात को लेके भी फिर गया और इसके लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा। कि हम ये बात तो नहीं। फिर मैंने आके किसानों को बता दिया, मैंने कहा वो तो मानते नहीं है एमएसपी के लिए। फिर एक बात उभर के आई हमारी बातों में कि कहने लगे कि चलो एक बात तो करो कि एक बेंचमार्क बना दें, वो किसी भी फसल की कम से कम कीमत का एक बेंचमार्क हो और उससे कम किसान की फसल ना तो मंडी में और ना मंडी के बाहर, हम तो बाहर की भी मान लेंगे, लेकिन उससे कम नहीं बेच सकेगा कोई, नहीं खरीद सकेगा कोई। तो मैंने कहा ये तो और आसान बात है। हमने फिर मीटिंग की। अब की बार में 2-3 अपने जो एमपी साथी थे बीजेपी के मेरे, मैं जिनको अपने थोड़ा सा हेलो टाटा अच्छी थी हमारी, अच्छा। उनको मैंने कहा यार चलो तुम भी कुछ सहारा लगाना। तो वहाँ ये बात जब चली कि अब ये बात तो कर ही दो, ये तो आसान है। क्या लगे क्या? मैंने कहा एक बेंचमार्क बना दो हर फसल के लिए और उससे कम उसकी फसल ना बिके, ये किसान की मांग है। जब अगर आप इस मांग पे सहमति रखते हो तो वो अपना जो भी आंदोलन है उसको विड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल। आप हैरान हो गए, उनमें से 2-3 आदमी अपनी सीट से उठे। अच्छा। कहने लगे ये तो कभी मंजूर नहीं करेंगे, हम बाहर या अंदर से खरीदेंगे तो पैसा कमाने के लिए खरीदेंगे, हमने कोई बेंचमार्क का। तो जिस पार्टी की ये सोच हो, और यही सोच है जिससे कि बहुत सी और सोचें पैदा हो गई। ठीक बात। सबसे बड़ा इशारा तो ये कि कैपिटलिज्म का रुझान है इस पार्टी का, और किसान भी इस बात को मानता था कि ये जो तीनों कानून हैं ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हैं, और इसलिए किसान ने ये सोच लिया था। किसान के मन में तो एक और भी था, इन 3 कानून के बारे में वो ये भी सोचता था कि कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि इन कानूनों की वजह से तुम्हारी जमीन ही चली जाए। ठीक है। यानी उसको बेजमीना होने का बड़ा डर था, और इसीलिए वो एक था। वरना तो कहीं किसान एजिटेशन करता है मूंगफली के लिए, कहीं करता है गन्ने के लिए, कहीं करता है सरसों के लिए, लेकिन वो जो एजिटेशन होते हैं ना वो क्षेत्रीय होते हैं, क्योंकि कहीं मूंगफली है तो गन्ना नहीं है, गन्ना है तो मूंगफली नहीं। तो इसलिए ये एक कॉमन कॉज बन गया था किसान का कि तू तेरी धरती का मालिक नहीं रहेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसने लड़ाई लड़ी और इसीलिए सरकार ने मानना पड़ा और तीनों कानून वापस लेने पड़े। ठीक बात। आपने जब बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाने खातर जेजेपी का सहारा लिया,
तो लास्ट टाइम पर बीच में भी आपने सरकार को आगाह किया था कि भाई इससे आप दूरी बना लें जितना जल्दी उसके, क्यों सर? मैं तो 2 साल से इस बात को कह रहा था। मैंने कहा आपको नुकसान हो रहा है, नुकसान तो वैसे भी हो रहा है, लेकिन ये साथ है तो डबल नुकसान है। मैंने कहा ये 2 काम कर रहे हैं, एक तो आपका नुकसान राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, अच्छा। और दूसरा ये पैसे कमा रहे हैं और बदनामी आपकी हो रही है। ठीक बात है। तो दोनों फैक्टर थे। और मैंने एक बार नहीं 10 बार ये कहा होगा कि अगर आप इनसे अपना समझौता बना के रखोगे तो फिर मैं और हमारे साथी हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। और 2 अक्टूबर को 2023 को जींद की रैली में हमने फाइनली ये बोल भी दिया था, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। और उसके बाद अलग भी हुए, लेकिन जब हम अलग हो गए तब 2 दिन के बाद वो अलग हुए। तो ये कोइंसिडेंट है, हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक बात है। लेकिन हमने साफ तौर पे सिर्फ यही नहीं है जो आपने पहली बात कही वो है, ये तो एक क्षेत्रीय या हरियाणा तक सीमित बात थी। असली बात तो ये थी विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है, और उस विचारधारा में तो वैसे नहीं पलट सकता आदमी। ठीक बात है। अब वीरेंद्र सिंह जिसके हजारों साथी हों, और उन्होंने देखा भी है 16,000 साथियों ने बीजेपी में शामिल हुए थे जब मैं शामिल हुआ था। अब बीजेपी में तो वो कहते हैं सब कार्यकर्ता हैं। अरे मैंने कहा 50 साल हो गए हम कार्यकर्ता ही रहेंगे? ये कोई बात है? ये नहीं, वो मतलब वो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि हमारे सिस्टम में कोई बड़ा नेता उभरे। ठीक बात। और हम तो भाई कांग्रेस में नेता बने हुए थे। मैं और इंद्रजीत एक मीटिंग में गए गुड़गांव, और मैं तो 15 दिन हुए थे, इंद्रजीत तो फिर भी पुराना था। तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर, मैं उसमें दरवाजे से अंदर जब मीटिंग में हॉल में गया तो मैं तो मंच की तरफ गया। इंद्रजीत को मैंने देखा मंच पे तो नहीं, वो सामने वाली कुर्सियों पे बैठा रहा। उसने मेरे को इशारा किया, मैं फिर भी नहीं समझा। फिर मैं और आगे बढ़ा तो फिर उसने तो मैं उसके पास बैठ गया जाके। कहने कहाँ जा रहा था? मैंने कहा यार ऊपर। कहने लगा अपना नंबर लिए यार। मैंने कहा आप मिनिस्टर, मैं कैबिनेट मिनिस्टर। कहता बस यही सोच लो। और मैंने कहा ये जो बैठे हैं ये कौन है? कहता मेरे को भी नहीं पता कौन है। तो ये एक वजह है। ठीक बात है। कि और इस वजह के सबूत हैं। हाँ। सबूत ये हैं कि खट्टर जी को बनाया, इनकी लीडरशिप थी क्या? खट्टर जी नहीं रहे तो सैनी साहब को बनाया, और यही नहीं भजन लाल शर्मा को बनाया। ठीक बात है। ये नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी एक लीडर को एक स्टैंडर्ड तक रख के, जैसे मैंने बेंचमार्क कहा था, वो भी अपना बेंचमार्क रखे हुए कि इस बेंचमार्क से नीचे ही रहेगा, ऊपर कोई नहीं जाता। ठीक कह रहे हो। तो अच्छा, आज का बड़ा दिलचस्प एक, जैसे हम देखें राजनीति में, चाहे चौधरी देवीलाल की परिवार की बात करें, चाहे आप चौधरी बंसीलाल के परिवार की बात करें, या फिर चौधरी भजनलाल के परिवार की बात भी करें, तो कितने न कितने इनको भी, इनके परिवार के सदस्यों को बीजेपी ने आज शामिल कर ही लिया किसी न किसी तरीके से। भाई बात यह है कि इसकी व्याख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन आप ये मानो कि जो परिवार दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में राजनीतिक सहूलियतें ले रहा है, प्रिविलेजेस, उस परिवार को स्ट्रगल करने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, और इसलिए वो अच्छी जगह ढूंढता है जहाँ राज हो। ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जिनके आपने नाम लिया उनमें से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि कांग्रेस में बात कर दो हमारी। अच्छा। मैंने कहा भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात करो, वो आजकल तो कहते कि नहीं उस पर हम नहीं ज़्यादा, आप अगर बात करो। मैं तो नया ही हूँ, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि
हर राज्य में आपको ये नज़ारे दिखेंगे कि कहीं अजीत पवार, कहीं शिंदे तो खैर नहीं, अजीत पवार एक बड़ा परिवार राजनीतिक, और अपने सारे परिवार को छोड़ के, क्यों? सत्ता का मोह। यही बातें बहुत से आपको नजर आएंगी। मायावती जी, यानी आज भी दलित समाज इस बात का मंथन कर रहा है कि मायावती जी क्यों नहीं सक्रिय। ठीक बात है, और आज समझौता कर लिया हमने बसपा नेलों के साथ है। तो ये जो इजी वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, ये मैं खुद इस बात का, देखो मैं भी तीसरी पीढ़ी में राजनीति में हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को राजनीतिक तौर पे जिंदा रहना है, तो स्ट्रगल की राजनीति करोगे तो जिंदा रहोगे। आराम तो मैं भी कर सकता था। ठीक बात। मेरे को ये मैं कभी नहीं लिखता मोदी जी को कि मेरे बेटे को टिकट दे दो, मैं मंत्रिमंडल पे छोड़ दूंगा और मैं 3 साल मेरे राज्यसभा के मेंबर के रहे वो भी छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे को ये पता था कि मैं अगर लोगों की आवाज नहीं बन सकता तो पॉलिटिकली मेरा राइट नहीं है टू टेक द क्रेडिट ऑफ द लीगेसी ऑफ चौधरी छोटू राम। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए अभी एक और बड़ा नेता जो स्ट्रगल करना चाहिए था वो मंत्री बन गए जाके। तो ये है चीजें, क्यों किस किस का नाम